शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। गोवा में खत्म हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने आज पाकिस्तान के दोस्त चीन की भी पूरी घेरेबंदी कर ली। गोवा में पास हुए प्रस्ताव में पांचों देशों ने आतंक पर पूरी तरह एकजुटता दिखाते हुए माना कि यह दुनिया के सामने आज सबसे बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी तो यहां तक कह गए कि दुर्भाग्य से आतंक को पैदा करने वाली धरती हमारे पड़ोस में है। मोदी ने यह भी कहा कि आतंक को समर्थन देने वाले खुद आतंकियों से कम घातक नहीं है। इशारों इशारों में चीन पर निशाना साधते हुए पीएम ने यह भी कह दिया कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का खेल खेलने वालों के लिए यह दाव उल्टा पड़ सकता है। मतलब साफ है, चीन आतंकी मसूद अजहर का साथ ज्यादा दिन दे नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि मोदी ने अपने कूटनीतिक जाल में पाकिस्तान को फंसा लिया है। बहस शुरू करें उससे पहले जरा सुन लीजिए कैसे मोदी ने आज पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी आतंक पर कड़ा संदेश दिया। Selective approaches to terrorists, individuals and organizations will not only be futile but also counterproductive. There must be no distinction based on artificial and self-serving grounds. Criminality should be the only basis for punitive action against the individuals and organizations responsible for carrying out terrorist acts. Terrorist funding, their weapon supply, training and political support must be systematically cut off. कड़ा संदेश न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए भी, ऐसे सारे देशों के लिए, ऐसे सब लोगों के लिए जो किसी भी वजह से आतंक का समर्थन करते हैं। बहस शुरू करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया है और पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में हमारा एक जवान शहीद हो गया है। बालाकोट के तारकुंडी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से अब भी फायरिंग हो रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से मीम अफसल, यहां स्टूडियो में मेरे साथ जनरल पीके सहगल और रिटायर्ड डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार, और गोवा से हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ेंगे जो कि ब्रिक्स समिट पर पैनी नजर रखे होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संबित, पहला सवाल ये, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से भी आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं संबित, और सीमा पार से फायरिंग में भी हमारा नुकसान हुआ जा रहा है। ऐसे में कभी तो एक वो पॉइंट आएगा जब हम ये सोचेंगे, पूछेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा क्या हुआ अगर आतंक नहीं रुका, अटैक नहीं रुके और हमारी सेना का नुकसान नहीं रुका। संबित, देखिए, डिप्लोमेसी और टैक्टिकल मिलिटेंसी जो मिलिट्री एफर्ट्स होते हैं, ये दोनों एक ऑनगोइंग एफर्ट होते हैं। इसके रिजल्ट्स धीरे धीरे दिखना शुरू होते हैं और आगे जाके इसका एक व्यापक दृष्टिकोण हम सबके सामने आता है। स्वाभाविक रूप से देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के फायदा हुए या नहीं, ये तो आप और हम जानते ही हैं। जो आज फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान में दिख रहा है, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान एक स्टैबिंग इन द बैक अप्रोच, जो पीछे पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। जहां तक ब्रिक्स का सवाल है, वहां जिस प्रकार से मैं कहूंगा आइसोलेशन एज नेवर बिफोर, पाकिस्तान इस कदर आज आइसोलेट हुआ है कि इससे पहले कभी ऐसा आइसोलेशन उसका नहीं हुआ था। और अगर सही शब्दों में मैं आपके व्यूअर्स को समझाऊं तो आज पाकिस्तान के छाती पर भारत ने सही मूंग दलने का काम किया है। किस प्रकार, आप देखिए, आज सभी देश हिंदुस्तान की गोवा में एक तरह से इकट्ठे थे। ऑल द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, सार्क देशों ने बॉयकॉट कर दिया पाकिस्तान का। वहां ब्रिक्स के जो 5 देश थे वो तो इकट्ठे हुए, साथ ही आउटरीच प्रोग्राम जो बिमटेक का रहा है, उस आउटरीच प्रोग्राम में चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, ये सारे देश इकट्ठे हुए और पाकिस्तान अकेला पड़ा। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आज गोवा में हुआ है, उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कड़ा संदेश है। एक तो पाकिस्तान को मदर शिप कहा गया है कि उससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऑल मॉड्यूल्स ऑफ टेररिज्म आर कनेक्टेड टू द मदरशिप। और बहुत ही सटल वे में बाकी देशों को, मेरे को चाइना को भी कहा गया है, सिलेक्टिव अप्रोच टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स विल नॉट ओनली बी फ्यूटाइल बट ऑल्सो बी काउंटर प्रोडक्टिव। ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा। और आप देखिए, आज गोवा के समिट के अंत में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ है, उसमें सभी ने हस्ताक्षर किया है। ये एक बहुत
बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ठीक है, विजय है। ठीक है। और मुझे लगता है कि अब किसी भी देश के पास कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि वो ठीक है। टेररिज्म को शन करे। ठीक है, मीम अफजल साहब, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले संजीव जरा ये बताइए, ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने से पहले चीन को लेकर बड़ी चिंता थी हमारे देश में, क्योंकि चीन ने मसूद अजहर पर भारत का रास्ता रोका और एनएसजी पर, सबसे पहले आतंक पर। लगता है आपको, जैसे संबित कह रहे हैं, चाइना ने साइन किया ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे, यही भारत की बहुत बड़ी जीत है। आतंक को लेकर एक यूनाइटेड स्टैंड ब्रिक्स ने लिया, ये हमारी जीत और पाकिस्तान की हार है। देखिए, जितनी भी बातें संबित पात्रा साहब ने कही है, उन सब बातों से सहमत होने की इच्छा होती है और होना भी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो स्टिक आउट करती हैं, जो ये तय कर देती हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड कम्युनिटी को भारत चाहता है कि आतंकवाद के बारे में सोचे, पाकिस्तान की कारस्तानियों के बारे में सोचे, संभवतः ऐसा बहुत हद तक नहीं हो पा रहा है। कल रात जब शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, उम्मीद ये की जा रही थी कि मसूद अजहर के सवाल पर क्या कोई ब्रेक थ्रू होगा, क्या वो उम्मीद बंधेगी कि एक ऑब्स्टिकल के तौर पर जिस तरह से चाइना मसूद अजहर के सवाल पर यूनाइटेड नेशन में खड़ा है, उसमें कहीं न कहीं कोई प्रगति होगी, वो बाधा खत्म होगा। ऐसा हो नहीं पाया। एक सवाल आज भी सामने था कि जब जॉइंट डिक्लेरेशन होता है तो पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल कम से कम जॉइंट डिक्लेरेशन में होना चाहिए, वो नहीं था। और एक गोल बात कही गई कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जाना चाहिए। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को रखा है। पहले उन्होंने पाकिस्तान को घेरा ये कहकर कि मदरशिप है, उसके बाद उन्होंने चाइना को घेरा ये कहकर कि सिलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा। लेकिन आखिरकार हुआ क्या है? 37 दफे टेरर का नाम लिया गया है, लेकिन मसूद अजहर का कोई जिक्र नहीं है, नहीं जिक्र कोई पाकिस्तान का है। और आतंकवाद से सबों को लड़ना चाहिए। आखिरकार दुनिया के किस देश को इससे विरोध हो सकता है? लेकिन एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी तरफ कूटनीतिक तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन हम हासिल क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सवाल शायद गोवा में भी बिल्कुल हम यहीं आकर फंस जाते हैं। मीम अफजल साहब, ऐसा क्या है कि चाइना को लेकर हम हर बार एक तरह से लाचार महसूस करते हैं? इतनी पक्की दोस्ती उसकी पाकिस्तान से है कि वो दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है आतंकी को सपोर्ट करने को लेकर, उसके बावजूद वो इंडिया के साथ पूरी तरह खुल के नहीं आ रहा है। मीम अफजल साहब, दोस्ती का तो कोई मतलब ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी उसका अपना इंटरेस्ट है। और अभी संजीव ने बहुत सारी बातें कही जो मैं कहना चाहता था, मेरा ख्याल है उसको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा आज भाषण दिया, उन्होंने कंडेम भी किया, चीन को भी घेरा। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि कल से हम लोग कोशिश कर रहे थे, हमारी टीम वहां लगी हुई थी ये सरकार की तरफ से, कि पाकिस्तान को एक तरह से आइसोलेट करने के लिए कम से कम मसूद अजहर को, जिस पर यूनाइटेड नेशंस का स्टैंड है कि वो एक टेररिस्ट है, और उसमें चीन ने बाधा डाली और यहां हमारे घर में बैठ करके भी उसने इससे इनकार किया। और उसके साथ साथ एनएसजी में हमारे दाखिले को लेकर के जिसका सवाल आपने उठाया था, इन दोनों चीजों में हमें कहीं एक रत्ती बराबर भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो चीन के इंटरेस्ट हैं उनको अगर सामने में रखूं और मैं महसूस करूं कि आज चीन ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कल जाने के बाद वहां के प्रेसिडेंट कल या परसों क्या बयान देने वाले हैं वो अभी देखने वाली बात होगी। मेरा ये मानना है कि चीन हमेशा एक चीज को तो बिल्कुल साफ ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो देखता ही देखता है, उसके अलावा वो ये समझता है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली अमेरिका से उसको लड़ने में कहीं मदद कर सकता है, और ये आज से नहीं बहुत अरसे से है। दूसरी तरफ खुद हिंदुस्तान के साथ जो चीन का हमेशा से एक राइवलरी रही है, उसमें भी वो पाकिस्तान को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है और आगे भी करेगा। मुझे नहीं लगता कि उसके, देखिए अभी मैं किसी डिबेट में बैठा हुआ था तो एक बड़ी अहम बात किसी ने कही, वो जिम्मेदार थे, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनका इन्वेस्टमेंट अगर हम बढ़ाएं तो चीन को से हमको फायदा हो सकता है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जब चीन गए थे कितना फैनफेयर हुआ था, कितनी जबरदस्त बातें की गई थी और कहा गया था कई $100 बिलियन का जो है निवेश आने वाला है। उसके बाद जब यहां चाइना के प्रेसिडेंट आए तो प्रधानमंत्री ने उनको गुजरात में ले जाकर के अहमदाबाद में झूला तक झूला दिया, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट आया? चीन जानता है कि उसको इन्वेस्टमेंट कहां करना है। एक बात और मैं बड़ी अहम कहने वाला हूं जी, पाकिस्तान को जो टोटल सप्लाई है हथियारों की, उसका 37% पाकिस्तान से आता है, चाइना से आता है।
और 24% अमेरिका से आता है। मुझे एक बात तो बताइए, जो लोग 37% हथियार सप्लाई करते होंगे, 24% सप्लाई करते हो हथियार, वो पाकिस्तान का नाम लेकर टेररिज्म को कंडेम करेंगे? वो ये कहते रहेंगे कि टेररिज्म को हम कंडेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोहरे मापदंड है अमेरिका के और चीन के। लेकिन हम तो दूसरी बात कह रहे हैं। पहले जनरल सहगल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। जनरल सहगल एक बात बताइए, चीन ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि भारत किसी आतंकी पर बैन को लेकर पॉलिटिकल माइलेज ना ले। मतलब बहुत करारा एक प्रहार था हिंदुस्तान के ऊपर मसूद अजहर को लेकर। अब यहां वो क्वाइटली शांति से साइन कर देता है एक गोवा डिक्लेरेशन पे। क्या बाकी उसे कामयाबी मानना चाहिए? हमें हासिल क्या हुआ मसूद अजहर पे? बहुत बड़ी कामयाबी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। दुनिया में इस माफिक का डिप्लोमेटिक कू नहीं हुआ। अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान अलग थलग हुआ, एशियान में अलग थलग हुआ, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन में अलग थलग हुआ, सार्क में अलग थलग हुआ। अभी इन टोटलिटी ब्रिक्स ने बड़ा स्ट्रांग मैसेज गया है और वही मैसेज जाएगा बिम्स्टेक से। इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को बिना नाम लिए, बिना मसूद अजहर का नाम लिए, और वो नाम लेते तो शायद हिंदुस्तान के हित में नहीं होता, क्योंकि हमको जो चीन, सारी दुनिया को साफ तौर पे पता लग गया है कि चीन जो है डबल गेम खेल रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए आप इस माफिक का रवैया मत उठाइए, क्योंकि इसका आने वाले समय में लॉन्ग टर्म और मिड टर्म में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और चीन उसको समझा। फिर उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है कंडेम करता है ऑल टेररिस्ट एक्ट्स जो रिसेंटली हुए, इंक्लूडिंग अटैक ऑन इंडिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ अशोक जी, इसका मतलब ये हुआ कि चीन को एम्बेरस भी किया है इंडिया ने इस ब्रिक्स सम्मेलन में। क्वाइटली चीन को दबाव में भी ले लिया, साइन भी करवाया गोवा डिक्लेरेशन पे। उसके बाद मोदी जी ने खरी खरी सुना भी दी और एम्बेरस भी कर दिया। जी देखिए, अगर लेकिन उससे हासिल क्या हुआ, हम वही पूछ रहे हैं। जैसे संजीव बता रहे हैं, मीम अफजल कह रहे हैं, हासिल क्या हुआ? हासिल बहुत कुछ हुआ मेरे विचार से। आइसोलेशन नहीं, आइसोलेशन के अलावा, क्योंकि आइसोलेशन तो एक अभी हुआ है पाकिस्तान। इससे पहले भी जब यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, G20 में जब प्रधानमंत्री ने वहां पर मुलाकात की, हमेशा ये कहा गया जो देश आतंकवाद को सहारा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको आइसोलेट किया जाए, उनको सैंक्शन किया जाए। इसीलिए दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है। उसी वजह से आपने देखा होगा जो पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो डॉन न्यूज़पेपर के उधर से जो हुआ है, उनके बीच में इतना ज्यादा अब लोग उठकर बोलने लगे हैं, जो हम ये हाफिज सईद को और इसको अगर हम पनाह दे रहे हैं तो इसका हमें क्या फायदा हो रहा है, क्यों हमारी जो हुकूमत है वो उनके ऊपर दबाव नहीं डालती। तो देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर जो ये शुरुआत हुई है, ये सर्जिकल स्ट्राइक से हुई है और ये दबाव से हुआ। वहां के जो विदेश सचिव हैं, जो वो मीटिंग में गए, उन्होंने कहा चीन भी हमारे से अलग थलग हो रहा है, क्योंकि चीन को भी अपनी छवि का बहुत ध्यान है। चीन ये सोच रहा है जो मुझको एक बिल्कुल कोने में डालकर भारत ने रख दिया है। यहां भी जब आए थे चीन के राष्ट्रपति, मेरे विचार से अगर कोई ये सोचता हो जो मसूद अजहर का नाम लिया जाएगा या पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा, तो उनको डिप्लोमेसी के बारे में मालूम नहीं है। वो एग्रीमेंट ही नहीं होता। नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं होता। ये देखिए, जब ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ऐसे जो सम्मेलन होते हैं, उसमें आप जनरलिटीज में बात करते हैं, आप पॉलिसी पर बात करते हैं, आप मुद्दों पर बात करते हैं, आप विशेष व्यक्तियों के ऊपर या विशेष इशारों में बहुत कुछ बातें हो जाती हैं और उतना काफी होता है। कहा गया है, वो इसमें बिल्कुल तरीके से कहा गया है। पाकिस्तान के हित में, जो पाकिस्तान के विरुद्ध जो सपोर्ट करता है, जो उनको आर्मामेंट देता है, जो पैसा देता है, जो ट्रेन करता है, उसके विरुद्ध आपको ये लेना चाहिए। जल्दी से इन्होंने डॉन का मेंशन किया। डॉन में आज एडिटोरियली कहा गया कि पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि उनकी फौज को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा रहा। सो पाकिस्तान की जनता आज मांग कर रही है कि उनकी फौज की नीतियां, डीड्स एंड मिसडीड्स के लिए उनको अकाउंटेबल रखा जाए। यानी कि संबित, इसका मतलब यह हुआ ओवरऑल देखना पड़ेगा हमको। यानी कि कुल मिलाकर सारे के सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान और साथ साथ चीन को भी एक्सपोजर आइसोलेट करने के लिए, तो रिजल्ट ओवरऑल देखना पड़ेगा क्या हासिल हो रहा है सब तरफ मिला के। संबित,
देखिए, मेरे साथ काफी सीनियर लोग बैठे हैं, मैं उनके सामने बहुत जूनियर हूं। मैं राजनयिक भी कभी वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में रहा नहीं है। मैं मगर कह सकता हूं कि डिप्लोमेसी इज नॉट अ 2 मिनट मैगी कुकिंग प्रोसेस, इट नीड्स लॉन्ग कुकिंग। ये डिप्लोमेसी कोई 2 दिन का खेल नहीं होता है, बड़े विजन के साथ बहुत लंबा प्रोसेस उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। और आज हम 2 वर्ष के इन्वेस्टमेंट का नतीजा देख रहे हैं कि डिप्लोमेसी में आप देखिए, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान हैज बीन आइसोलेटेड एज नेवर बिफोर। अपने घर के अंदर तक आइसोलेट हो गया है कि उनके खुद के लॉ मेकर, नवाज शरीफ के लॉ मेकर राना मोहम्मद ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये हाफिज सईद कौन से अंडे देता है जो आप इसे पाल के रख रहे हैं। ये किस लिए पूछ रहा है? देखिए, पाकिस्तान में कोई लॉ मेकर ऐसे ही नहीं पूछ लेता है, उसके ऊपर भी छुरा तलवार टन जाती है। वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि पूरे विश्व का दबाव पाकिस्तान के ऊपर है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक ख्याल यह भी आता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कि क्या हमारे ऊपर किसी प्रकार का इंपोजिशन हो जाएगा, क्या बाकी देश हमारे के सवाल पूछेंगे कि आपने एलओसी कैसे क्रॉस किया। मगर यहां देखिए, नौबत यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया, आतंकियों को समाप्त किया। इतना ज्यादा कंसेंसस है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि आज तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं। ठीक है। और पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। और हमारा नेबरहुड देखिए, मैं तो आज ठीक है संबित, एक सेकंड। ऑल द कंट्रीज ऑफ आवर नेबरहुड आर टुगेदर। ठीक है, मीम अफजल साहब, इसका मतलब यह हुआ कि अगर चीन अंदर ही अंदर इस तरह से आतंक पर किसी भी बात पर टैसिटली बिहाइंड द कर्टन सपोर्ट करता भी है पाकिस्तान को, तो करने दीजिए, खुद एक्सपोज हो रहा है वो। लेकिन पाकिस्तान को जो फंसा लिया है हमने, एक्सपोज कर दिया, आइसोलेट कर लिया, उसके नतीजे तो मिल ही रहे हैं ना। देखिए, चीन की इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज्यादा है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी अहम बात आपने कहा, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर हम लोग क्या करेंगे? क्या चीन आइसोलेट होने के बाद भी उसको छोड़ने वाला है? जो सबसे बड़ा हमारा इंटरेस्ट जो है वो वहां पर नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, तो क्या हम उसको रोक पाएंगे उसको? देखिए, डिप्लोमेसी बहुत अहम है। अभी सज्जनहार साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, उन्होंने बहुत कुछ बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी के अगर नजर से देखें तो हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन असल चीज होती है प्रैक्टिकल। डिप्लोमेसी जो है वो तो ऐसा है कि जैसे वो गुजराल साहब ने एक बार मुझे कहा था कि पॉलिटिशियंस जो है उसको बोलना ज्यादा पड़ता है और उसको उसकी जबान हमेशा खुली रहती है, और डिप्लोमेट जो होता है उसके कान खुले रहते हैं, जबान बंद रहती है। मैं ये देख रहा हूं कि जो हमारी आज डिप्लोमेसी देश की है, उस देश की डिप्लोमेसी में मैं देख रहा हूं कि बोलने की कुछ ज्यादा जो हिस्सा है वो ज्यादा नुमाया है, सुनने वाला जरा कम है। ठीक है, बहुत सारे काम बहुत खामोशी से करने पड़ते हैं, मीम अफजल साहब, और उनका जिक्र टीवी चैनल पर नहीं किया जाता है। मीम अफजल साहब, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। सरकार के बारे में भी जानता हूं। हाँ, नहीं, ठीक है मीम अफजल साहब, ये कांग्रेस का स्टैंड है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पाकिस्तान का आइसोलेशन हो, कि मोदी सरकार ढोल ज्यादा बजाती है, ये कांग्रेस का स्टैंड है। आप एक बार फिर से वही मैसेज दे रहे हैं। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। संजीव, क्लोजिंग एक छोटा सा कमेंट संजीव आपसे चाह रहा हूं। संजीव, कुल मिलाकर 2 बड़ी बातें, कम शब्दों में संजीव, अगर हम गोवा से ब्रिक्स समिट से निकालें तो क्या निकलती है? बोला गया है देखिए, 2 बड़ी बातें अगर आप मानक पूछते हैं तो एक तो बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने में आंशिक सफलता यहां से भी मिली है, लेकिन जो ज्यादा बड़ी बात यह है कि चीन को आईना दिखाने का काम किया गया है। लेकिन आखिर में ये कहना चाहूंगा मानक कि राजनीति में और कूटनीति में एक यही अंतर होता है कि कूटनीति में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते, राजनीति में ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, और जरूरत फिलहाल देश को कूटनीति की है, राजनीति तो इस पर ठीक है। संबित जल्दी से 10 सेकंड बस, संबित 10 सेकंड। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कूटनीति में कान खुले होने चाहिए, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि कान इतना भी नहीं खुला होना चाहिए कि पाकिस्तान बॉम्ब ब्लास्ट करता रहे और हमारे कान के पर्दे अच्छा, चलिए, अब आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो अब आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, फिर मीम अफजल साहब भी जवाब देना चाहेंगे। चलिए, ठीक है, इसी पर खत्म करते हैं। कुल मिलाकर मैसेज यही है, कम से कम इतनी सहमति तो है कि ब्रिक्स सम्मेलन से भी हमें पाकिस्तान को और ज्यादा आइसोलेट करने में कामयाबी तो मिली ही है, और चीन को भी हमने शर्मिंदा तो कम से कम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। संबित पात्रा, मीम अफजल, संजीव, आपका भी, जनरल साइकिल, अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।